नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। मुद्दा आपका में आज बात अलगाववाद पर प्रहार की। भारत एक विशाल देश है जिसकी सीमाएं कई दूसरे देशों से लगती हैं और इसी के साथ बढ़ती है सुरक्षा को लेकर हमारी चुनौतियां। देश के सामने आंतरिक सुरक्षा भी लंबे समय से एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसे लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। एक बार फिर विदेशी साजिश के तहत देश में अलगाववाद की आग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और पंजाब में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। इस बार अलगाववाद को हवा देने वालों में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर फिदायीन हमलावर तैयार कर रहा था, वो आतंकियों को तैयार कर रहा था। सब कुछ आईएसआई के इशारे पर हो रहा था। पाकिस्तान से गैर कानूनी हथियार मंगवाकर स्टोर किए जा रहे थे, जिसके जरिए ही वो फोर्स तैयार कर रहा था। अमृतपाल के प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैंडलर होने के भी इनपुट मिले हैं। 1980 में बना बब्बर खालसा इंटरनेशनल भारत और इंग्लैंड में आतंकी संगठन घोषित है। कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा ये एक्टिव है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ज्यादातर मेंबर्स पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और वो आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमृतपाल 10 साल दुबई में था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैंडलर बनकर ही 2022 में वो पंजाब लौटा और अलगाववाद को हवा देने का काम कर रहा था, जिस पर पंजाब पुलिस का राज्य में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त वारिस पंजाब दे गुट के सदस्यों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया और दूतावास की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे, जिस पर भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर खड़ी चुनौतियों की और अलगाववाद पर प्रहार की। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय कुमार सिंह, जो कि ऑथर और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ओपी सिंह साहब, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। इसके अलावा मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, रिटायर्ड डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वर सर, शुरुआत आप ही से करूंगी। थोड़ा बताइए कि कैसे समझे इस पूरे मामले को। आईएसआई का रोल जग जाहिर है, भारत के खिलाफ क्या रहा है, क्या है, हम जानते हैं। एक व्यक्ति आता है अचानक, रातों रात मशहूर हो जाता है, लोकप्रियता को लेकर तमाम एजेंडा चलता है और अलगाववाद की आग भड़काता है। इन सबसे क्या साफ होता है, कैसे समझे इसे? देखिए, एक पाकिस्तान जो है उसकी एक पॉलिसी है और वो चाहता है हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। इसके लिए उनकी बहुत बड़ी मुहिम आपको मालूम है कश्मीर में चल रही है पिछले 30-35 साल से, क्योंकि उस इलाके के अंदर अभी काफ़ी शांति है। इस वक्त थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अभी उन्होंने ये जो उनका जो प्रेशर है उसको दूसरे वल्नरेबल एरिया जो हमारा है पंजाब के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश ये कर रहे हैं। उसका जरिए उन्होंने वही पुरानी जो चीज है वो है खालिस्तान, उसका एक मुद्दा दोबारा से उन्होंने उठाया है। और जितने भी डिसग्रंटल्ड यूथ हैं खास तौर पर विदेशों के अंदर, उनको उन्होंने उकसाकर और उनके जो यहाँ पे मोल्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर खास तौर पर, उन सबको उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि दोबारा से खालिस्तान का जो मुद्दा है उठाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता चले जाए। तो एक पाकिस्तान और उसकी जो एजेंसी है आईएसआई, उसका बहुत बड़ा ये मुद्दा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको इलाज करने के लिए वी मस्ट ट्रीट द डिजीज एंड नॉट द सिम्टम्स। तो हो रहा है पंजाब में इस वक्त एक सिम्टम है, लेकिन इसकी गहराई तक हमको जाना है और गहराई के अंदर 3-4 चीजें हैं जो हमको देखनी चाहिए। कोई भी आतंकवाद जब तक पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना हो, उनकी फंडिंग ना हो और थोड़े से सेक्शन ऑफ सोसाइटी की सपोर्ट ना हो, तब तक वो नहीं पनप सकता है। ये तीनों की तीनों चीजों को हमको देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस चीज को धीरे धीरे करके प्रिवेंट किया कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे साथ इस वक्त, क्योंकि जो आप पंजाब में अभी देख रहे हैं अमृतपाल का जो एपिसोड है उसके अंदर, इससे एक बात तो बड़ी जाहिर हो जाती है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इसकी जो खबर है अगर ली भी होगी तो उसके ऊपर ऊपर लेवल के ऊपर एक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है।
ये अच्छा। हो नहीं सकता है कि इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, कौन उनकी बैठकें चल रही हैं और लोग बाग खुले आम हथियार लेकर घूम रहे हैं और छोटे बच्चों को उनका दिमाग उनका थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो और यहाँ पे जितनी संस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की संस्था, उनको मालूम ना हो। अगर जी। उनको मालूम भी है तो एक हमारे देश में एक जो चीज है वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाता है। वो मेरी बिल्कुल। अपनी धारणा है, ठीक है। जिसकी वजह से इस प्रकार के जो एपिसोड्स हैं वो होते रहते हैं। बिल्कुल। जो ठीक अभी है। इस वक्त जो हालत है पंजाब के अंदर, ऐसा नहीं है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, और इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमारी पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत सक्षम है जी। और आई एम वेरी श्योर दैट बहुत ही जल्दी ही इसका और ये जो मिनस है इसको कम कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तमाम और जो इसके पहलू हैं उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। इससे पहले विनय जी थोड़ा बताइए कि ये साफ है कि जो खुफिया सूचनाएं हैं वो साफ तौर पे बता रही हैं कि इस पूरे मामले के पीछे विदेशी कहीं ना कहीं साजिश है और उसका हाथ है। आप मुझे समझाइए कि पंजाब को लेकर आखिर विदेशी एजेंडा क्यों? हर बार इसका कड़ा जवाब मिलता है और जो देश के अंदर हम देख रहे हैं जो देश के बाहर खालिस्तानी समर्थक हैं उन्हें भारत के जो पंजाबी हैं वो सख्त लहजे में जवाब दे रहे हैं। क्यों ये एजेंडा? देखिए, जब खालिस्तान को आप समझने का प्रयास करेंगे तो अभी जो हो रहा है उससे नहीं होगा। थोड़ा देर पहले, कुछ दूर पहले जाएंगे तो मालूम चलेगा कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जाके रुक जाते हैं। लेकिन खालिस्तान का मामला 150 साल पुराना है। एक अंग्रेज कलेक्टर थे, नाम था मैक्स आर्थर मैकलिफ। वो बाद में सिख कन्वर्ट हो गए, उन्होंने गुरुवाणी का अनुवाद किया और उन्हीं की प्रेरणा से एक उनके मित्र थे काहन सिंह नाभा, उन्होंने एक किताब लिखी, सिक्स वी आर नॉट हिंदूज। ये 1880 की बात मैं बता रहा हूँ, सिक्स वी आर नॉट हिंदूज। और वो किताब आज भी जो खालिस्तानीज हैं उनके लिए वो बाइबल है, वो उसी को अपना ग्रंथ मानते हैं। दूसरा, ये जो आर्थर मैकलिफ साहब थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का जो अंग्रेजी अनुवाद किया उसमें अपनी तरफ से कुछ बातें लिख डाली। जैसे उन्होंने ये लिखा कि अंग्रेज आएंगे और गुरुओं का ये आदेश है कि जो सिख हैं वो अंग्रेजों का साथ दें दुनिया भर में प्रकाश फैलाने के लिए, जबकि ओरिजिनल गुरुवाणी में इसका जिक्र नहीं है। तो ये एक साजिश के तहत हिंदू वर्सेस सिख का जो डिवीजन का जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, ये 1880 से शुरू हुआ और बाद में आते आते उसको अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के नाते इस्तेमाल किया। अंग्रेज चले गए, अभी भी अंग्रेजों के जगह पर जो भारत का अहित चाहते हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं, ये विदेशी ताकतें हैं। वो इस इशू का इस्तेमाल उसी तरीके से करना चाहते हैं जैसे अंग्रेजों ने किया डिवाइड के लिए, डिवाइड एंड रूल के लिए। अब एक बात आप समझिए कि आज जो वॉरफेयर का जो तौर तरीका है वो फोर्थ जनरेशन नहीं है, हम नेक्स्ट जनरेशन में है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक कहते हैं इसको। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक में दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोपेगेंडा और दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग को जब प्रोपेगेंडा से मिलाते हैं तो बारूद बनता है और उससे समाज में बांटने का प्रयास, विभेद डालने का प्रयास, समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूं। अभी तमिल वर्सेस हिंदी ये झगड़ा चला, पीएफआई हिंदू वर्सेस मुसलमान कर रहा था। अभी यहाँ पे खालिस्तान के बहाने हिंदू वर्सेस सिख का झगड़ा चल रहा है। तो ये सारे जो ये सोशल इंजीनियरिंग के जो प्रयास होते हैं उनको प्रोपेगेंडा के साथ ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, और ताकि समाज का एक हिस्सा, जो डाइवर्सिटी, जो हमारी ताकत है, जो हमारी खूबसूरती है, उसको डिवीजन के नाते बना करके समाज के दो हिस्सों को आपस में एक दूसरे के सामने कॉन्फ्लिक्ट के नाते खड़ा किया जाए। ये प्रयास है और ये देश में निश्चित रूप से बाहरी ताकतें हैं। एक अंतिम बात कहता हूं, देखिए बार बार बात आ रही है पाकिस्तान की, मात्र पाकिस्तान ही नहीं है, ये यूरोप में बैठे हुए और अमेरिका में बैठे हुए बड़े थिंक टैंक्स हैं जो ये प्लानिंग्स करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जो पाकिस्तान बनाने की प्लानिंग थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की थी। तो पाकिस्तान को का भी अपना रुचि है भारत को लेकर के। तो जो 2K पॉलिसी थी ये न्यूट्रलाइज हो गया था। 2K यानी कि कश्मीर और खालिस्तान, फिर से कश्मीर में इनका चल नहीं रहा है, खालिस्तान इश्यू को जो सेकंड किया था इनका खालिस्तान, उसको फिर से रीस्टार्ट, रीइग्नाइट, रीफ्यूल करने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ओपी सिंह साहब, मैं थोड़ा सा आपसे समझूंगी, जब अलगाववाद जैसे मामले आते हैं किस तरह राज्यों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके अधिकार और जिम्मेदारियां हो जाती हैं? देखिए, बहुत विस्तृत तरीके से हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, पैनलिस्ट ने कहा, मैं उस पर
और विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन देश में 80 और 90 के दशक में, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य भाग हो, अलगाववादी समस्याएं हमें पूरा याद है। जब मैं यंग एसपी था तो यूपी के तराई क्षेत्र में इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ, बढ़ाव हुआ, और मैंने खुद एज एसपी लखीमपुर खीरी इस मिलिटेंसी को डील किया, उसको निष्फल किया। तो हम लोगों ने देखा है कि पंजाब के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी इस तरह का हुआ है, और इस प्रकार की जिम्मेवारी के साथ ही राज्य की पुलिस फाइट करती है। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती 80-90 के दशक से लेकर आज तक चली है, चाहे वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म हो या अलगाववाद की समस्या सिख मिल के द्वारा हो। आज की जो समस्या है वो यही है कि राज्य पुलिस को बहुत ही जूझते हुए इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और जो भी असिस्टेंस उसे, या वो इंडियन आर्मी से ले या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से ले या अपने रिसोर्सेस से ले, सबसे बड़ी दिक्कत है कि राज्य के पास इंफॉर्मेशन की, स्ट्रैटेजी की, मैन पावर की, रिसोर्सेज की, बहुत सारी चीजों की कमी होती है, और यही कारण है कि इन कमी के चलते हम बहुत एडिक्वेट और बहुत ही टाइमली एक्शन नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि पंजाब में भी अजनाला थाने में किस प्रकार का अटैक एक पूरे भीड़ के साथ एक अलगाव प्रक्रिया अमृतपाल ने किया, और उसको हम उस समय कुछ नहीं कर पाए। ये हमारी समस्या बनी रही कि जिस प्रकार हम उसको करना चाहते थे, हमें उसे निष्फल करना चाहिए था, हमें उसे रोकना चाहिए था। उसने थाने पे अटैक किया, एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। पंजाब में किसी थाने पर अटैक होना और किसी दूर दराज राज्य के किसी थाने पर अटैक होना, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में इस प्रकार की चीजों को हम अगर अलाउ करते हैं या उसमें हम कोई एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, तो हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। तो सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी जिम्मेवारी है कि वो इन समस्याओं से किस प्रकार जूझे, कि इन समस्याओं की चुनौतियों को किस प्रकार सामना करे। और हम लोगों ने किया है, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इंडियन पुलिस, चाहे वो कहीं की पुलिस हो, सक्षम है, केपेबल है, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही केपेबल है इन सब चीजों को डील करने के लिए। केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, और यदि इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो हम इन समस्याओं को बहुत अच्छी तरह आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है। रामेश्वर सर, एक बार मैं थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूंगी, ये जो मुद्दा है भारत जैसे देश के लिए, ये और गहरा या और चैलेंजेस से भरा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत के सामने आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। हमारे देश की जो सीमाएं हैं, हम जानते हैं कि अलग अलग और देशों से मिलती हैं। हमारे देश के लिए एक अलग तरह का मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम अगर खालिस्तान समर्थकों की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ समय से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खालिस्तान समर्थक तत्वों की जो सक्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ये सब अकारण नहीं हो रहा है, जैसा आप लोग भी हमें समझा रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है भारत जैसे देश के लिए? देखिए, इसकी जो जड़ें हैं, जैसे कि एक प्रवक्ता ने बताया कि ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर इनका ओरिजिन है, और वहाँ पर जो सेकंड जनरेशन इंडियन डायस्पोरा की जो है, उनके जो दिमाग है उनको खराब किया जा रहा है, और उनको ये बताया जा रहा है कि सिख कम्युनिटी जो है वो इंडिया के अंदर सेफ नहीं है। और वो दो उदाहरण हमेशा देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार का, कि किस प्रकार से भारतीय सेना और भारतीय पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। और दूसरी बात जो वो बताते हैं 1984 में जो सिख राइट्स हुए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद, तो उसका वो उदाहरण देते हैं, और उस चीज को बता के फिर उनको, और ये जो जितनी भी ताकतें हैं इनके तार शायद इसलिए भी जुड़े हुए हैं, और इन कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और जिस तरीके से हिंदुस्तान आजकल प्रोग्रेस कर रहा है एंड इट इज डेवलपिंग, ये जो चीज है वो उनको शायद पसंद नहीं है। तो ये पूरा जितना भी हो रहा है एट ए हायर लेवल, मेरे ख्याल से उसके भी तार इसके अंदर जुड़े हुए हैं कि भारत को और आगे ना जाने दिया जाए। तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, इसके अंदर जो हर एक वर्ग जो है हमारी सोसाइटी का, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जिसको बाहर की जो ताकतें एक्सप्लॉइट कर सकती है। और जब भी आपने जीएसपी इंसिडेंट्स में अगर आप देखा, जैसे पहले प्रवक्ता ने बताया है, पहले हिंदू मुस्लिम्स के अंदर दरार डालने की कोशिश की जाती है, हिंदू सिख्स के अंदर दरार डालने की कोशिश की जाती है। सो दीज आर द एरिया ऑफ शिज्म
जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और इसके लिए काफी पैसा वो लगाते हैं, और उसके लिए जो वहां पर इंडियन डायस्पोरा है और उनका एक नैरेटिव, उस नैरेटिव को नेगेटिव नैरेटिव अगेंस्ट इंडिया लगा के ये पूरी मुहिम चलाई जा सकती है। और इस पूरी मुहिम के अंदर पाकिस्तान की जो भूमिका है बहुत आगे है, जिसमें आईएसआई जो है इस सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयड जो हैं, जो डिसग्रंटल्ड जो हैं, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड जो लोग हैं, उन जी। सबकी जो मानसिकता है उसका ये फायदा लेकर इस प्रकार की मुहिम ये चला रहे हैं। इसलिए ठीक है। इसके जो तार हैं बाहर देशों में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारी इंटरनल जो हमारे के अंदर जो डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस का ये फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है। विनय जी, अगर हम सरकार का रुख देखें और हम संसद के अंदर भी देखें, कुछ जब भी सवाल पूछे गए और सरकार की तरफ से जो उसका जवाब रहा, जुलाई 2019 में राज्यसभा में सरकार ने जो जवाब दिया था इसे लेकर, वो मैं थोड़ा बताती हूँ। पाकिस्तान की आईएसआई को कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। सरकार के अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, और इस संबंध में व्यापक उपाय सरकार ने किए हैं, जिसमें सीमाओं पर निरंतर सतर्कता बरतना, खुफिया सूचनाएं साझा करने के लिए तंत्रों को मजबूत करना और राष्ट्र विरोधी तत्वों के इरादों को विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई करना शामिल है। और इसके अलावा जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उन्हें भड़काने की कोशिश करने वाले भारत और विदेश के अलग अलग समूहों की गतिविधियों पर नजदीकी निगाह रखी जाती है। यानी सरकार ये साफ तौर पर कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति है। फिलहाल आप पॉलिसी लेवल पर या फिर जो कार्रवाई को लेकर जिस भी तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनमें आप क्या और ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए हमें, चैलेंजेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब शपथ ली तो ठीक थोड़े समय बाद ही उन्होंने कहा कि दुनिया का जो डेफिनेशन है आतंकवाद का, दुनिया में एक डेफिनेशन नहीं है आतंकवाद का, तो दुनिया भर में एक डेफिनेशन होना चाहिए, एक आम सहमति बननी चाहिए आतंकवाद के डेफिनेशन पे। दूसरा, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, अमेरिका को उन्होंने साधते हुए कहा था कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, आतंकवाद आतंकवाद होता है। दूसरा, एक बात देखिए, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक विन थी भारत की कि अभी फरवरी 2023 में जो प्रिवेंट एक संस्था है जो रूल रेगुलेशंस पॉलिसी फॉर्म करती है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, उसने यूके में खुल करके कहा, यूके गवर्नमेंट के लिए, कि खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं और इस्लामिक टेररिज्म खतरा है आने वाले समय में बड़ा यूके के लिए। अच्छा, यूके ऐसा देश होता था जो बेचारा सरमाया रहता था, मतलब अपोलोजेटिक थे। यूके हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ये टेररिज्म को बहुत सीधे तौर पे टेररिज्म कहने में, इस्लामिक टेररिज्म में ये शर्माते थे। तो ये पहली बार था कि सुएला बेबरमन भी बाद में आई और प्रिवेंट के रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि हाँ, खालिस्तान और जो इस्लामिक टेररिज्म है ये हमारे यहाँ इश्यूज हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लंदन में जो प्रोटेस्ट हुए अभी इंडियन हाई कमीशन पे, ये पहली बार नहीं हुआ है। लंदन में लगातार प्रोटेस्ट होते रहे थे। ये 7-8 देश है जहां से कि खालिस्तानी रेफरेंडम के इश्यूज को पुशअप किया गया। उसमें रसिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब लंदन की बात देखें तो मुझे याद है कि 3-4 वर्ष पूर्व ये लॉर्ड नजीर अहमद पाकिस्तान हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे और उन्होंने लीड किया, पाकिस्तानी मूल के हैं। तो प्रोटेस्ट खालिस्तानियों का, भारत के सिखों का, और लीड पाकिस्तान का आदमी कर रहा है। तो थोड़ा सा छानबीन करते हैं लॉर्ड नजीर अहमद के बारे में तो मालूम चलता है कि ये ओसामा बिन लादेन को बोला इन्होंने कि वो बेचारा तो साधु संत आदमी था। मलाला यूसुफजई के बारे में उन्होंने कहा कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी में गोली मार दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि इसके स्पष्ट कोई बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो फुटप्रिंट्स हैं ये साफ बताते हैं कि पाकिस्तान ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं है और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की संस्थाएं इसको पुश कर रही हैं हर तरीके से। एक बात अंतिम बता रहा हूं, देखिए अमृतपाल ने जो किया कि पुलिस के साथ प्रोटेस्ट हो और गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया ताकि पुलिस लाठीचार्ज करे और गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होता हुआ दिखे। तो कहानी ये थी कि सिख समुदाय की भावनाओं का इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह करने का प्रयास हो रहा था। यही 5G वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी आपकी भावनाओं का इस्तेमाल एक वेपन की तरह किया जाता है, ठीक है, एक बॉम्ब की तरह किया जाता है, ठीक है, धमाके के लिए। बिल्कुल। और ओपी सिंह साहब, थोड़ा अगर समय के साथ जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उनका जो स्वरूप और चेहरा बदल रहा है वो भी एक बड़ी चुनौती है। अलगाववाद के पीछे साइबर हमलों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं वो कितनी बड़ी हैं और कैसे निपट रहे हैं उससे हम?
देखिए, ये जरूरी है कि हम मैनिफेस्टेशंस उन सभी टेररिस्ट एक्टिविटीज की, चाहे वो टेरर एक्ट हो या अलगाववाद की समस्या हो, उनके मैनिफेस्टेशंस किस तरह से बढ़ रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि आज का टेररिस्ट जो है या अलगाववाद की समस्या से जो जूझ रहा है या उसको प्रोपगेट कर रहा है, वो भी एक पढ़ा लिखा नवयुवक है। वो रेडिकलाइज्ड है, सेल्फ स्टाइल्ड है, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मोटिवेटेड है। तो जरूरी है और जाहिर है कि उसकी जो एक्टिविटीज होगी उसको हमें किस प्रकार देख रहे हैं और उसके ऊपर हमें कैसे अंकुश लगाना है। इसके लिए जरूरी है कि हम उस तरह की स्ट्रैटेजी करें। ये आपने सही कहा कि साइबर क्राइम जो है वो जिस तरह से पनप रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारा पूरा विश्व जो है एक डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है और टेररिज्म या अलगाववाद की जो भी समस्याएं हैं वो नेशनल बाउंड्री को भी क्रॉस कर रही है। जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा, विनय जी ने कहा कि कई देशों में इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो ऑर्केस्ट्रेट हो रही हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। पाकिस्तान तो हमारा बहुत ट्रेडिशनल इस प्रकार का प्रोपोगेटर रहा है। बट फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, देशों में भी वहां से ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है। तो जाहिर है कि बाउंड्रीज जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। और जिस प्रकार का साइबर क्राइम और जिस प्रकार की डिजिटाइजेशन से हम डिसेमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जिस प्रकार का लिटरेचर हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, जो एक ने कहा कि प्रोपेगेशन और सोशल इंजीनियरिंग, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो यही हो रहा है सोशल मीडिया में। आप सीएए का प्रोटेस्ट देखें कि किस प्रकार सीएए का प्रोटेस्ट मैंने एज डीजीपी देखा उत्तर प्रदेश में कि 23 जनपदों में जो उनकी प्रक्रिया थी ऑलमोस्ट एक तरह की थी। और यही कारण था कि हम लोगों ने पीएफआई के कई एक्टिविस्ट को पकड़ा और फिर बैन करने की हमने सिफारिश। तो एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उस नैरेटिव को भी डिजिटाइज किया जा रहा है और डिजिटल प्रोपोगेशन है वो इसमें बहुत ही सहायता कर रहा है। यही कारण है कि आप रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी टेरर अटैक हो रहा है। अभी हम लोगों ने हाल ही में भारत सरकार ने नो मनी फॉर टेरर करके कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हाउ टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है कि न केवल हम इंफॉर्मेशन को शेयर करें बल्कि हम उनके फाइनेंशियल सोर्सेस को चोक कैसे करें, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों का एक जो मैनिफेस्टेशंस हो रहा है वो मैनिफेस्टेशंस की प्रक्रिया एकदम डिजिटाइज्ड हो रही है, सोशल मीडिया में डिजिटल वे में इसको किया जा रहा है। और जरूरी है, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, जरूरी है कि हमारी कैपेबिलिटी भी उसी तरह से डायरेक्टेड हो, स्टेट पुलिस की कैपेबिलिटी भी उसी तरह से डायरेक्टेड हो। ये एक छोटी सी मामूली लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है। ये जो मैंने पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है कि छोटी सी घटना एक पुलिस के थाने पर अटैक हुआ। इस अटैक को बहुत ही बृहद रूप से देखे जाने की आवश्यकता है और उसको एक स्ट्रैटेजी और एक फिलॉसफी और एक नैरेटिव के रूप में देखकर हमें डील करने की जरूरत है। बिल्कुल। रामेश्वर सर, क्या समझा जाए आखिर में, थोड़ा बताइए, क्या कभी अलगाववाद समाप्त होगा? हम कैसे इस चीज को समझे, क्योंकि क्या कोई ऐसी राह है कि ये भावना भड़के ना और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए इस तरह की चुनौती ना हो? ऐसी कोई राह है? देखिए, मैं आई टेक ए क्यू फ्रॉम ओम प्रकाश जी ने जो बोला नैरेटिव, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एंटी इंडिया नैरेटिव, जो कि विदेशों से शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान उसमें सबसे अग्रसर है। तो हमको इस नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करना है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको चाहिए एक वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज की तारीख में हमारा एक थोड़ा सा कमजोर हिस्सा है हमारी पूरी नीतियों के अंदर। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमको उसकी बहुत ज़रूरत है, जिसके अंदर जो भी प्रचार किया जा रहा है विदेशों में और देश के अंदर एंटी इंडिया, उसको न्यूट्रलाइज हमको करना है। और इसके बहुत तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमको ये देखना है कि हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है बाहर, देश के बाहर और देश के अंदर, उसको बड़ा उसमें एक बदलाव लाना है। और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको वी हैव टू एम्पावर देम थ्रू टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है और काफ़ी हमको इस बात के लिए सहयोग दे सकती है। साइबर वॉरफेयर जो है उसके ज़रिए हम या ये मालूम कर सकते हैं कौन आदमी क्या सोच रहा है, किससे वो कॉन्टेक्ट के अंदर है, इनका जो पैसा जो फंडिंग आ रही है उनकी रूट्स किस प्रकार से सारी चीज़ चैनलाइज हो रही है, टूल किट्स जो बन रही हैं वो टूल किट्स किस प्रकार की बन रही हैं, ये सारी चीज़ उससे हासिल की जा सकती है। और इंटरनली अगर हम देखें तो हमको एक चीज़ ध्यान करना पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, खासतौर पर जैसे पंजाब है, ये बॉर्डर स्टेट है जिसके अंदर काफ़ी बच्चे ड्रग एडिक्ट है, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है।
और क्योंकि पंजाब में काफी लोग विदेशों के अंदर बसे हुए हैं, तो जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, उनकी एस्पिरेशंस आर वेरी हाई। तो वी हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट एरिया, और इंडस्ट्रीज की काफी कमी है बनस्पत के दूसरे प्रदेशों के, हालांकि काफी रिच स्टेट है, तो हमको वो डेवलपमेंट हमको करने की जरूरत है हमारे पास। और साथ के साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पूरा तंत्र है उसको हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करें। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है यूनिफाइड कमांड, जैसे श्रीनगर के अंदर है यूनिफाइड कमांड, जिसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो सब इकट्ठे बैठते हैं अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप और पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं और किस प्रकार से ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसमें आईबी, इसमें रॉ, उसके अंदर स्टेट पुलिस होगी, सीपीओ जो है वो है, आर्मी होगी, और साथ के साथ जितने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे इकट्ठा बैठते हैं और एक योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे आतंकवाद को किस तरह हैंडल किया जाता है। और वो जो एक मॉडल है, वो मॉडल नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर भी हुआ है। इसी मॉडल को पंजाब में भी हमको लागू करने की जरूरत है। एंड जब वो हर एक चीज कोऑर्डिनेट होगी, सिंक्रोनाइज होगी, कम्युनिकेशन चैनल सीमलेस होंगी और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी जो है, जो भी हरकतें हैं वो बिल्कुल क्लियर हमको दिखाई पड़ेंगी, तब इस प्रॉब्लम की का जो सोल्यूशन है बड़ी अच्छी तरह से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी है भी और हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और इसी के साथ जो मुद्दा आपका का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। विनय कुमार सिंह जी आपका, ओपी सिंह साहब आपका, और साथ ही रामेश्वर यादव सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार खुफिया सूचनाएं आ रही हैं, विदेशी जो साजिश है उसकी ये बात लगातार साफ होती जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये विदेशी साजिश की वजह से ही है, और वो जो ताकतें हैं वही काम कर रही हैं इसके पीछे, और साजिशें जितनी भी गहरी हो उससे निपटने की तैयारी राज्य और जो केंद्र सरकार है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी हैं, और इस पर लगातार कड़ाई बढ़ती भी जा रही है। एक सीमावर्ती राज्य, खासकर जब हम पंजाब की बात करते हैं, जो एक काफ़ी संवेदनशील राज्य है जैसा मेहमान भी बता रहे हैं, और एक बार आतंकवाद के दलदल में फंसकर बड़ी मुश्किलों से ये राज्य दोबारा उभरा है। ऐसे में दोबारा किसी भी तरह का जोखिम इस राज्य को लेकर नहीं मोल लिया जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।